नमस्कार साथियों। तो आइए हम डिस्कस कर रहे थे भाग राजनीतिक विज्ञान 12वीं क्लास की पुस्तक का भाग ब यानी कि पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर संविधान की विशेषताएं। आइए तो हम चौथी विशेषता जो है वहाँ से रिज्यूम करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लस साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, आपके डाउट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है आपका जो डाउट है, वो आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरी है, उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपकी क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आइए चौथा जो विशेषता आपकी किताब में दी गई है वो उस पर चलते हैं। लिखित व निर्मित संविधान, इंग्लिश में बोले तो रिटन एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है? लिखित व निर्मित संविधान है। ठीक है, यानी कि इसे लिखा गया है और इसका निर्माण किया गया है। समझ में आ गई बात? अब आप बोलोगे ये कौन सी नई बात है, ये क्या मैम बोल रही है? लिखित संविधान, हर देश का लिखित ही संविधान होगा, वरना पता कैसे चलेगा? लोग भूल जाएंगे उसमें क्या है क्या नहीं है। नहीं बच्चों, देयर आर एक्सेप्शंस। ब्रिटेन जो है, जो कि कितना बड़ा राष्ट्र है, कितना महत्वपूर्ण देश है ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह आप धीरे धीरे जब आप राजनीति विज्ञान को समझने लग जाएंगे तब आप समझेंगे कि ब्रिटेन जो है वहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। क्या है वहाँ पर? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। क्या है वहाँ पर? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है वहाँ पर, यानी कि पार्लियामेंट जो है, सांसद जो है, उसको वहाँ पे सबसे बड़ा माना गया है। तो ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। इसका मतलब वहाँ पे संसदीय संप्रभुता जो है वो बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? वहाँ पे सांसद कुछ भी कर सकती है, संसद जो है वहाँ की ब्रिटेन में। तो इसलिए वहाँ पे जो है लिखित संविधान नहीं है। वहाँ की संसद जो भी कानून पारित करती है, जो भी कानून बनाती है, वो वहाँ का संविधान बन जाता है। मान लीजिए आज जो है ब्रिटेन की संसद ने एक कानून बनाया कि कोई भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। तो अगर ये कानून वहाँ की संसद से पारित हो गया है तो वो वहाँ से आज से यह कानून वहाँ के संविधान का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है जो भी कानून पारित करेगी वो वहाँ का संविधान बन जाएगा। तो इसलिए उन्हें एक अलग से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। और वहाँ दूसरी तरफ भारत है जहाँ पर एक पूरी तरीके से क्या है, एक लिखित संविधान है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिसे इनैक्ट किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पण किया गया और लागू किया गया। लागू कब से किया गया? 26 जनवरी 1950 से, गणतंत्र दिवस के दिन से इसे लागू किया गया। ठीक है, अगर अब आप बोलेंगे मैम ये संविधान तो बहुत ही रिजिड हो गया है, बहुत ही सख्त हो गया है, 1949 में बनकर तैयार हुआ था, तब से लेकर अब तक ये वही का वही चल रहा है। नहीं बच्चों, हमारे क्या कहा था शुरुआत में कि जो हमारे संविधान के रचनाकार थे, निर्माता थे, वह बहुत ही दूरदर्शी थे। ठीक है, वो बहुत ही अगर इंग्लिश में बोले तो वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा फोरसाइटेड थे। उनको सब कुछ, उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है कि देखिए ना, आज 21वीं सदी में भी उसकी महत्वपूर्णता कम नहीं हुई है और वह आज भी पहले की जितना ही महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से, जिससे हमारा संविधान एक सख्त संविधान ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो, उसके लिए हमारे संविधान में क्या है? संशोधन कि अमेंडमेंट्स का प्रावधान भी है, दिया गया है। समझ में आ गई बात? अगर हमें संविधान में कुछ ऐड करना है या वहां से कुछ हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अब संविधान में संशोधन की भी 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर नॉर्मल सा कोई संशोधन है तो उसके लिए अलग क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया है। अगर कोई बहुत भारी भरकम संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज ला रहे हो आप या हटा रहे हो, तो उसके लिए अलग संशोधन की प्रतिक्रिया होती है। उन प्रतिक्रियाओं के बाद में अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये क्या है? एक लिखित व निर्मित संविधान है हमारा संविधान। ठीक है, जिसको बनाने में कितना समय लगा था ये भी महत्वपूर्ण है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में। समझ में आ गई बात? तो आइए पांचवी विशेषता पर चलते हैं। 5वीं विशेषता क्या है हमारे संविधान की? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था। हमारा संविधान में कैसी शासन व्यवस्था की बात की गई है?
संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेजरली, मैंने बोला है मेजरली, मैं ये नहीं कह रही हूँ 100%, मेजरली दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, कुछ और भी होती हैं, जैसे कि सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर और भी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म होती हैं। समझ में आ गई बात? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड मैनी अदर्स। ठीक है, लेकिन भारत में मेजरली दो ही होती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी में बोले तो संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो आपको अब ये जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर डायरेक्ट कभी भी छोटे नंबर का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था बताइए क्या है, ठीक है, तो जो मैं अभी पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, आप इन पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान में रखिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि संसदीय शासन व्यवस्था को दूसरी शासन व्यवस्थाओं से अलग बनाती हैं। पहली बात तो जिक्र करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। मैंने बोला मुख्य, सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और तीसरा न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो विधायिका जो होती है उसका क्या काम होता है? कानून बनाने का काम होता है, ठीक है, जो कि संसद होती है, ठीक है। और कार्यपालिका जो होती है वो कानून को लागू करने का काम करती है। समझ में आ गई बात? और न्यायपालिका क्या है? ये जांच करती है कि जो विधायिका ने कानून बनाए हैं और कार्यपालिका ने जिन कानूनों को लागू किया है वो संवैधानिक रूप से किया है या नहीं किया, और जो कानून है वो संवैधानिक तौर पे सही हैं या नहीं है, किसी तरीके से संविधान का जो है उल्लंघन तो नहीं करते हैं। तो सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है बच्चों? अब पहला पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली में की पहली विशेषता क्या है कि जो कार्यपालिका है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरी तरीके से, फुल्ली तरीके से क्या है? जवाबदेही मतलब आंसरेबल है। किसको? विधायिका को। इंग्लिश में बोले तो एग्जीक्यूटिव इज फुल्ली आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर एंड रेस्पॉन्सिबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पता है आपको कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबल टू whom, तो लोगों को लगता है इसका आंसर होगा पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, इसका आंसर पीपल ऑफ इंडिया नहीं होता है। इसका आंसर क्या होता है? लेजिस्लेचर। समझ में आ गई बात? या फिर आपको बोला जाए कि प्राइम मिनिस्टर इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबल टू whom, तो क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव है ना, तो द आंसर वुड बी लेजिस्लेचर, ठीक है। और भारत की लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है? संसद, पार्लियामेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है? कांग्रेस। तो हर देश की लेजिस्लेचर का नाम अलग अलग है। भारत देश की लेजिस्लेचर यानी विधायिका का नाम है पार्लियामेंट, संसद, जिसके 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट यानी संसद क्या है? विधायिका है। समझ में आ गई बात? भारत देश की विधायिका को संसद बोला जाता है। लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट विच हैज 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। समझ में आ गई बात? और कार्यपालिका इज एग्जीक्यूटिव। तो फर्स्ट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज that executive is fully responsible and fully answerable to whom? To the legislature। विधायिका को पूरी तरीके से जवाबदेही होता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? कार्यपालिका जो होती है वह तब तक ही ऑफिस में है और तब तक ही काम कर सकती है जब तक उसके पास में विधायिका का कॉन्फिडेंस बोले तो उनके पास में विश्वास है। समझ में आ गई बात? मैं वापस रिपीट करती हूँ कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव तब तक ही ऑफिस में रह सकती है या कार्य कर सकती है जब तक उसके पास में विधायिका का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। जिस समय कार्यपालिका विधायिका का विश्वास खो देती है उसी समय विधायिका यानी कि यहाँ पर विधायिका से मतलब है कैबिनेट, मंत्रिमंडल, जिनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो पूरे मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री समेत इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र देना पड़ जाता है।
दूसरा बिंदु क्या था, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव तब तक ही कार्य कर सकती है जब तक उसके पास में विधायिका यानी लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास है। जैसे ही कार्यपालिका विधायिका का विश्वास खो देती है, ठीक है, तो उसको प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र यानी इस्तीफा दे देना पड़ जाता है। समझ में आ गई आपको बात ना। तीसरी बिंदु क्या होगी, अब ये क्या होता है, ये मैंने जो बोला विश्वास होता है, विश्वास खो दिया तो क्या बोलते हैं, उन्हें त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी तरीके से जो लोग खुश नहीं हैं जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ जो है लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अविश्वसनीय पत्र अगर लोकसभा के द्वारा पारित हो जाए तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री समेत को क्या दे देना पड़ जाता है, इस्तीफा दे देना पड़ जाता है। समझ में आ गई बात। तो देखिए संसदीय शासन व्यवस्था से आप और क्या समझते हैं कि देखिए ना, वह डूबते भी साथ हैं तो वह तिरते भी साथ ही हैं। समझ में आ गई बात। अगर सरकार के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वसनीय पत्र पारित हो गया तो केवल एक मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, पूरी की पूरे मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री समेत को इस्तीफा दे देना पड़ जाएगा। इसका मतलब वह डूबते भी साथ हैं और वह तिरते भी साथ ही हैं। इसका मतलब तो चौथा पॉइंट और आप क्या चौथी बिंदु क्या लिखेंगे कि वह कलेक्टिवली सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लिए गए फैसलों के लिए, सामूहिक तौर पर सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। कौन लोग, एग्जीक्यूटिव, सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल एग्जीक्यूटिव जो है वो जिम्मेदार होते हैं अपने फैसलों के लिए। केवल एक जना जिम्मेदारी नहीं लेगा, पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने हर फैसले के लिए। समझ में आ गई बात। तो सामूहिक रूप से वह जिम्मेदार होते हैं। यह एक दूसरा जो है महत्वपूर्ण बिंदु है संसदीय शासन प्रणाली का। समझ में आ गई बात। अब और देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है। देखिएगा बच्चों, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मत दे दीजिएगा। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यह भी संसदीय शासन व्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे भी आप नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की अध्यक्षता करता है या फिर राष्ट्रपति कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का प्रधान होता है, हेड होता है। भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वह बहुत ही प्रतिष्ठा का पद है, लेकिन यह आप जानकारी रखिए कि राष्ट्रपति के पास में कोई भी जो है असली की जो पावर है, असली की शक्तियां नहीं होती हैं। राष्ट्रपति केवल एक सिंबॉलिक हेड होता है, ठीक है, सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड होता है, मतलब वह केवल एक संवैधानिक पद है, ठीक है, उसके पास में सिर्फ वो क्या है, सिर्फ संवैधानिक पद है। असली की शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास में नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है संसदीय शासन व्यवस्था में भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इसी में संसदीय शासन व्यवस्था का इंपॉर्टेंट बिंदु दूसरा क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है वह सरकार का अध्यक्ष होता है। किसका प्रधान होता है, वो सरकार का प्रधान होता है। जो असली की शक्तियां हैं वो किसके पास में होती हैं, प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। समझ में आ गई बात। प्रधानमंत्री और उसके जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर आप सिंपल बोलें जो उनका मंत्रिमंडल होता है और प्रधानमंत्री होते हैं, असली शक्तियां जो होती हैं वो उनके पास में होती हैं। पूरे मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट। लेकिन फिर भी वो क्या है, एक सिंबॉलिक हेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है या फिर एक सिग्नेटरी हेड है। सिर्फ उसके साइन ही महत्व रखते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उसके पास में कोई पावर नहीं होती है। असली पावर जो होती है, रियल पावर, रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि हेड करता है पूरे मंत्रिमंडल को यानी मिनिस्टर्स को। समझ में आ गई बात। इनके पास में रियल शक्तियाँ होती हैं संसदीय शासन प्रणाली में। फिर एक और बात आप जान लीजिए कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वह ना केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी हम लोगों ने अपनाई है। राजस्थान एक राज्य है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा तो वो केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया, यूनियन टेरिटरी। पंजाब, हरियाणा, ये अलग अलग राज्य हैं। यहाँ पर भी हमने कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई है, क्या बोलते हैं,
संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। भारत ने न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। और राज्यों में जो है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? गवर्नर। कौन? राज्यपाल। समझ में आ गई बात? केंद्र में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट और राज्यों में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। समझ में आ गई आपको बात? तो आइए नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट फीचर क्या है? मौलिक अधिकार व कर्तव्य। समझ में आ गई बात? तो आप जान लीजिए मौलिक अधिकार जो है वो भारत के संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं। कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स, किसका? बिल ऑफ राइट्स का जिक्र है। तो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से हमने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्सों को लिया है। समझ आ गई आपको बात? और यह आपको मालूम होगा कि पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। पर अब कितने रह गए हैं? 6 ही रह गए हैं। पहले कितने थे? 7 थे, पर अब कितने रह गए हैं? 6 ही रह गए हैं। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आता है थोड़ा देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार में क्या क्या आता है? राइट टू इक्वालिटी में आता है कि हमारा जो संविधान है वह राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार देता है और यह कहता है कि हम सभी लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सभी लोग जो हैं वह कानून के आगे समान हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सभी लोग कानून के आगे क्या हैं? समान हैं। ठीक है। और क्या होता है? जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, वह हर तरीके के भेदभाव, यानी कि कौन कौन से बेसिस पे ध्यान रखना जरूरी है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पे भेदभाव को क्या करता है? खत्म करने की बात करता है। जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा। तीसरी बात और क्या कहता है समानता का अधिकार? समानता का अधिकार पूरी तरीके से जो है अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को बैन करने की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17 में इसकी बात की गई है। छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म करने की बात की गई है। समझ में आ गई बात? और सभी लोगों को समान अवसर प्रदान हो। क्या हो? समान अवसर प्रदान हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी को मिले, उसकी भी बात जो है समानता का अधिकार करता है। और लास्ट बात क्या करता है समानता का अधिकार? जो कि आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है कि उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। क्या खत्म करने की बात करता है? उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। समझ में? बच्चों आगे का जो चैप्टर है वह हम अगले पार्ट जो है यूट्यूब के वीडियो के अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज अगला वाला पार्ट जो है वो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।